देखिए, आज के तारीख में बसपा का जो वोट है वो बसपा के साथ है। बसपा के चुनाव न लड़ने की वजह से भले वो वोट इधर उधर चला जाए, लेकिन जब बसपा चुनाव मैदान में आती है तो वोट अपने जगह स्थिर हो जाता है। चुनाव जब भी आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। राजनीति की रणभूमि में शायद ही किसी उपचुनाव की इतनी चर्चा हुई, लेकिन जब सियासत धाराएं बदलने का फैसला कर लेती हैं तो रणभूमि चाहे राजनीति की ही सही, लेकिन रण भीषण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों के लिए होने जा रहे ये उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये संघर्ष है परसेप्शन का, ये लड़ाई है भविष्य की और ये सियासी युद्ध है बदले का। तो राजनीति हर रंग दिखा रही है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की इस लड़ाई को डिकोड करने वाले हैं। एक बार फिर आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं बताऊंगी आपको कि क्यों इन चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और क्यों ये चुनाव 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का लिटमस टेस्ट है। और इसीलिए शायद ये उपचुनाव सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। और ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि ये चुनाव कितने अहम हैं जिस बेहद का हम जिक्र कर रहे हैं। यूपी के उपचुनाव 10 सीटों के लिए होने जा रहे हैं और जिसमें करहल सीट है, मिल्कीपुर, कटहरी, मझवा, सीसामऊ, फूलपुर, कुंदरकी, खैर, मीरपुर और गाजियाबाद, ये तमाम सीटें और ये उपचुनाव में शामिल हैं जो 10 सीटों पर उपचुनाव है। यूपी के अगर मैप को समझें, जब आप उस पर आएंगे तो इन सीटों को देखेंगे तो आपको उपचुनाव का महत्व, जिस उपचुनाव के महत्व की हम जिक्र कर रहे हैं कि क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 10 सीटें पूर्वांचल, अवध, सेंट्रल और पश्चिमी यूपी की है, यानी कि ये साफ है कि करीब करीब पूरे ही उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र की सीटों पर इस बार ये 10 सीटों पर उपचुनाव है। और शायद इसीलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इसको लेकर संग्राम छिड़ चुका है, क्योंकि इसके सहारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपना टोन सेट करने का मौका मिलेगा। देखिए, बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों को पलटते हुए यहां अखिलेश यादव के गढ़ में भी परचम लहराने की कोशिश में, जिसकी तैयारी अंदरूनी चाहे दिल्ली चाहे उत्तर प्रदेश या दिल्ली से उत्तर प्रदेश चल रही है। भागदौड़ भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से उत्तर प्रदेश की चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और कांग्रेस बीजेपी और उसकी सहयोगियों की सीटों में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश करेंगे जाहिर तौर पे, और वो चाहेंगे, उनकी ये कोशिश रहेगी कि जिस तरह के नतीजे आए हैं उसी का पैटर्न बरकरार रहे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि इन 10 सीटों पर अगर अच्छा प्रदर्शन होता है तो बीजेपी ये साबित कर सके कि बीजेपी, जो विपक्ष ने जो लोकसभा चुनाव में नतीजे हासिल किए हैं वो केवल एक तुक्का था और असल में अभी भी यूपी में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। और इससे क्या होगा, जिस परसेप्शन का हमने जिक्र किया, इससे वो परसेप्शन जाएगा कि 2027 भी भारतीय जनता पार्टी का है और आने वाले चुनाव जितने भी होने वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, वो तमाम चुनाव या उसके आगे के चुनाव, सब में बीजेपी का दबदबा रहने वाला है। जाहिर है 10 सीटों के इस लिटमस टेस्ट में कोई कमी ना रह जाए, बीजेपी इसके लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी ने मंत्रियों, पदाधिकारियों की फौज उतार रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार के 30 मंत्री 10 सीटों के जमीनी हालात भांपने पहुंच चुके हैं 2-2 बार, और उसकी रिपोर्ट बार बार बनाई जा रही है, परखी जा रही है। और इसके बाद जब वो रिपोर्ट आलाकमान को दी जाती है तो आलाकमान अपना इंडिपेंडेंट सर्वे या जमीनी रिपोर्ट खुद देख रहे हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं। देखिए, सारा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और इसकी कई वजह हैं। एक वजह कि योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी से कहीं घिरे हुए नजर आते हैं
और यही वजह है कि वो एक बार फिर प्रूव करना चाहते हैं। दूसरा, 2027 का चुनाव उनके कंधे पर होता नजर आ रहा है। ये बात अलग है कि आलाकमान ये कह चुके हैं कि कोई भी बदलाव अब हम इन 10 सीटों के नतीजों के बाद ही करेंगे, इसलिए सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं और रिपोर्ट में कोई कमी दिखती है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने का आदेश दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कुछ दिनों पहले दिल्ली आए थे, रिपोर्ट सौंपी थी, और साथ में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बैठकों, संवाद, मुलाकातें, राजनीतिक बैठकों में जुट चुके हैं। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो इन 10 सीटों पर मुकाबला और नतीजा दोनों बराबरी का हमेशा रहा है। मतलब अलग अलग वजहों से खाली हुई इन सीटों में से 5 और उसके सहयोगियों के पास थी। अगर बात करें कि 5 सीटें बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के पास थी, तो 5 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास थी। कम से कम दोनों ही गठबंधन ये चाहेंगे कि हम उतनी तो रिटेन कर पाए, और दोनों ही गठबंधन ये चाहेंगे कि हम दूसरे गठबंधन की सीटें सेंधमारी कर पाए। तो यही पूरी लड़ाई है। अब देखिए, गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में बीजेपी, मीरापुर में कौन है? मीरापुर में बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल है, और मंझवा में निषाद पार्टी का कब्जा था। तो वहीं करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंद्रकी और सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने इस लड़ाई को बेहद रोचक बना दिया, क्योंकि दोनों ओर से एक दूसरे की सीटों में सेंधमारी के लिए पूरा दमखम लगाया जा रहा है। और ये समझिए कि योगी खुद क्यों मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल मिल्कीपुर की सीट फैजाबाद लोकसभा सीट के भीतर आती है, तो वहीं दूसरी ओर कटहरी, अंबेडकर नगर। योगी आदित्यनाथ इन दोनों सीटों पर खुद मोर्चा संभाले, ताकि दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराकर लोकसभा चुनाव की हार का जवाब दे सके। हालांकि एक दूसरे के घर में सेंधमारी की ये राह इतनी आसान नहीं दिखने वाली है या रहने वाली है, लेकिन कैसे इन सीटों पर सेंधमारी की कोशिश है, उसके समीकरण क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। करहल की सीट मैनपुरी लोकसभा संसदीय सीट का हिस्सा है, तो अखिलेश यादव के सांसद बनने की वजह से सीट खाली हुई है। इस सीट पर यादव वोटर की फैक्टर है, और यहां से मुलायम सिंह यादव के पोते और अखिलेश यादव के भतीजे चुनावी मैदान में होंगे। अब ऐसे में बीजेपी के लिए यहां एक मजबूत दावेदार खड़ा करना होगा, क्योंकि यहां पर चुनौती ज्यादा होगी। फैजाबाद संसदीय सीट के तहत आने वाली मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई। लंबे समय से अवधेश प्रसाद का नाम बहुत चर्चाओं में है, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे टेलीविजन और चाहे संसद भवन। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अवधेश प्रसाद को ऐसे रखते हैं जैसे कोई ट्रॉफी हाथ में हो, और हमेशा फ्रंट सीट पर बीच में बिठा के रखते हैं। बार बार वो बीजेपी को याद दिलाते हैं कि आप उस सीट पर हारे जिसकी वजह से आप पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पे जीत हासिल करना चाहते हैं। अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी को सबसे ज्यादा खरी, क्योंकि वो ये सीट थी जिसमें अयोध्या भी आती है, और यहां बीजेपी की हार को विपक्ष ने काफी हवा दी। जैसा मैं आपको जिक्र बता रही हूं कि ट्रॉफी की तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के साथ संसद भवन में घूमते हैं। अब बात करेंगे मिल्कीपुर सीट की। मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी उस हार का बदला लेना चाहती है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण समेत अपने मंत्रियों को यहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी है। योगी खुद भी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत किला मानी जाती है, जो सपा विधायक लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। लेकिन इन 3 सीटों पर लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है, और उसकी वजह है यहां का जातीय समीकरण। सबसे पहले बात कटहरी की। कटहरी सीट पर करीब 18.5 लाख वोटर हैं, और इनमें से अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो 4 लाख दलित, 3,70,000 लगभग मुसलमान हैं, जबकि 2.25 लाख कुर्मी, 2.25 लाख के आसपास यादव, टू बी प्रिसाइज 1,70,000।
1,35,000 ब्राह्मण और करीब 1 लाख ठाकुर मतदाता है। जाहिर है वोटों का समीकरण बता रहा है कि यहां की लड़ाई में समाजवादी पार्टी को लीडिंग एज है और इतिहास में बीजेपी यहां सिर्फ एक बार जीत हासिल कर पाई। ये सीट के समीकरण आपको ये बताएंगे कि किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ इतिहास बदलना चाहते हैं, दारोमदार उन पर है और इसीलिए बीजेपी लगातार बैठकों का दौर कर रही है, सेंधमारी की कोशिश कर रही है और इसी जातीय समीकरण को कैसे बदला जाए या अंदर घुसा जाए उसकी तैयारी है। इस तरह करहल की सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए एक सुरक्षित और मजबूत किला मानी जा रही है। अब बात करेंगे करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर 3,75,000 माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनमें से 1,30,000 यादव हैं। वही अनुमान है कि इस सीट पर अनुसूचित जाति यानी एसटी के 60,000 मतदाता हैं और इसी के साथ 50,000 शाक्य, 30,000 ठाकुर और 30,000 पाल या बघेल हैं। 25,000 मुस्लिम हैं और 20,000 लोधी, 20,000 के आसपास ब्राह्मण और 15,000 बनिया समाज के मतदाता हैं। जाहिर है इस सीट का जातीय समीकरण भी अखिलेश यादव के पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि यादव समाज के 1.5 लाख और मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें 20,000 वोटर्स के साथ, वो पहले ही लीडिंग एज पर नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी को लगता है कि वो इस गोलबंदी को तोड़कर अपने लिए रास्ता तैयार कर लेगी, इसीलिए पार्टी जोर लगा रही है, नई रणनीति के साथ आ रही है और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं कि कैसे जातीय समीकरण, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार कहती है कि जाति कौन है, महिला, किसान, युवा, गरीब, ये जाति हैं, ना कि जिन जातियों का हम वो उस वर्गीकरण का जिक्र करते हैं। इसी तरह से वो तोड़ने की कोशिश कर रही है। लाभार्थियों में लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं, लाभार्थियों से संपर्क है। अब इस सियासी लड़ाई का सबसे दिलचस्प मुकाबला मिल्कीपुर में होना है। राम मंदिर निर्माण के बाद देश भर में जो उत्साह रहा, उसके बाद शायद ही किसी को लगा होगा कि बीजेपी अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट हार सकती है। जाहिर तौर पर यह आपको भी लगा होगा, लेकिन नतीजों ने ये सच साबित कर दिया। तो ऐसे में इसको लेकर मंथन भी तेज है। बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर की सीट जीतकर वो अपनी हार का बदला ले सके और परसेप्शन या मैसेज दे सके, क्योंकि मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद पासी ही फैजाबाद से नए सांसद बने हैं। तो अब इस लड़ाई के लिए तो जातीय गोलबंदी की जा रही है और समझना भी जरूरी है कि कैसे। मिल्कीपुर सीट का जातीय समीकरण देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण 3 जातियां अहम हैं। अब ऐसे में माना यह जाता है, अगर हम आंकड़ों पे भी जाएं तो 60,000 यादव मतदाता है, तो वहीं 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण वोटर्स के अलावा मुस्लिम 35,000 और गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000 हैं और ठाकुर 25,000। अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंचने के बाद उनके बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी की ओर से इस सीट के अहम दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन ये एक असमंजस है कि कहीं नतीजे पलट गए तो अवधेश प्रसाद की जीत के बाद जो माहौल बना है वो माहौल में कमी आएगी और इंडिया गठबंधन को, खास तौर पर अखिलेश यादव को नुकसान होगा। इसीलिए कई और चेहरों पर भी विचार चल रहा है। सीधा सीधा अगर उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं और नतीजा पलट जाता है तो सीधा सीधा उनके पिताजी और वो तुक्के में जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करेगी। ऐसे में इस सीट पर खुद अखिलेश यादव विचार विमर्श कर रहे हैं। मिल्कीपुर की सीट का समीकरण भी अखिलेश यादव के पक्ष में अभी नजर आ रहा है, क्योंकि पासी और यादव वोट और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में या वोट करते, ऐसा कहा जाता है कि करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज। अब देखिए, बीजेपी इस सीट पर अब तक सिर्फ 2 बार ही जीत पाई। ये बात योगी आदित्यनाथ भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए इस सीट को लेकर वो बारीकी से नजर रखे हुए हैं। चंद महीनों पहले ही 2 दिन के अयोध्या दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से बैठक की और विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 मंडल की भी रिपोर्ट ली। तो वहीं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से कहा कि वो मिल्कीपुर पर खास नजर बनाए रखें, खास ध्यान दें और दौरे करें। तो वहीं रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव से हर बूथ पर नजर और रिपोर्ट और समीक्षा
इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में करीब 300 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी का कोई एजेंट नहीं था। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कहीं जो दिक्कत आई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद एनालाइज की है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में कहीं जो एजेंट की कमी, वर्कर्स जो वोट नहीं कर पाए, ये मुख्य कारण रहे जो शिकायत के जो दिल्ली तक पहुंचे एनालिसिस कि क्या वजह रही। ऐसे में वो तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने हर बूथ की मॉनिटरिंग करने को कहा है। ये राजनीतिक रण सभी के लिए अहम है। इसमें दांव पर सिर्फ बीजेपी की साख नहीं है, अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी के लिए भी लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है। दरअसल देखिए, तो कहा ही जाता है और हमने अक्सर सुना है राजनीति में कि उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो दिल्ली तक लेकर आती है या दिल्ली का रास्ता दिखाती है, और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए लड़ाई महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लड़ाई महत्वपूर्ण है। 2014 और 19 में जो परसेप्शन था वो 24 में नहीं रहा, और यही वजह है कि एक बार फिर उस परसेप्शन की लड़ाई को जीतना है। और अब मायावती अगर इन 10 उपचुनाव वाली सीटों पर अपना परचम या वर्चस्व नहीं दिखा पाई तो एक बार फिर मायावती के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होगी। अखिलेश यादव भी अपनी किलेबंदी में लगे हुए हैं और अब तक उपचुनाव से किनारा करती आई मायावती भी करीब 14 साल बाद उपचुनाव के लिए मैदान में है और इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स उतारे कि कोशिश की कि उनको लगे कि उनकी पार्टी का अस्तित्व है, जनता को लगे कि बीएसपी ने कहीं ना कहीं मामला त्रिकोणीय किया है, यानी कि इंपैक्ट सीटों पर दिया है। अब देखिए, अखिलेश यादव की तैयारी अगर आपको बताएं तो उससे पहले मायावती की पार्टी बीएसपी का गणित भी समझा देते हैं। तकनीकी तौर पर बीएसपी के लिए लड़ाई में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मीरापुर समेत कई सीटों पर उसे ठीक ठाक वोट मिले थे, इसीलिए बीएसपी इस पर अपनी छाप, असर या कहें कि अपना वर्चस्व चाहती है कि बनाए रखे, छाप छोड़े, असर छोड़ना चाह रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चंद्रशेखर ने दलित वोट में सेंध लगाई, उसके बाद मायावती के लिए चुनौती दोहरी हो चुकी है। और इस बार भी अगर वो असर नहीं छोड़ पाए तो जैसा मैंने आपको कहा कि उनके अस्तित्व की लड़ाई होगी। बीएसपी को वोट कटवा के टैग से जूझना होगा, जो वो पिछले लंबे समय से जूझ रही है। इसीलिए मायावती ने प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कैडर वोट को साधने का जिम्मा सौंपा है। मायावती ने 2 सीटों के लिए प्रभारी का भी ऐलान किया है, जो उपचुनाव में उनकी ओर से प्रत्याशी भी बने। मायावती की दिलचस्पी खास तौर पर फूलपुर और मझवा सीट को लेकर है और इसीलिए उन्होंने यहां ब्राह्मण और पासी कार्ड खेला है। फूलपुर से शिवबरन पासी और मझवा सीट से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू जो प्रभारी बनाए गए। प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा सीट निर्वाचित बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रवीण ने इस सीट पर 2017 और 2022 में बीजेपी का टिकट पर चुनाव जीता। हालांकि इस सीट पर कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। फूलपुर सीट पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। यहां पर करीब 4 लाख वोटर्स माने जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति लगभग 75,000, यादव 70, पटेल 60,000, ब्राह्मण 45,000 और मुस्लिम 50,000, निषाद 22,000, वैश्य 16 और क्षत्रिय लगभग 15,000 के आसपास माने जाते हैं। और इसीलिए मायावती को लगता है कि वो इस सीट पर मुकाबला दे सकती है और मुश्किल खड़ी कर सकती है। मायावती को इस तरह की उम्मीद मझवा सीट को लेकर भी है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी जिसको कहते हैं, निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब सांसद बन गए। मझवा सीट पर अनुसूचित जाति, ब्राह्मण, बिंद वोटर्स की संख्या 60 हजार में है और वहीं कुशवा 30,000, पाल 22, राजपूत 20, मुस्लिम 22 और पटेल 16,000 है। जाहिर है इस सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का बोलबाला है और इसीलिए मायावती ने दीपक कुमार तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जाहिर है मायावती की सियासत का बहुत कुछ यहां दांव पर लगा हुआ है, इसीलिए वो भी कमर कस चुके हैं।
लेकिन अखिलेश यादव के लिए तो ये लड़ाई 2027 की है। यही वजह है और 27 के साथ साथ वही परसेप्शन को बनाए रखने की है कि अखिलेश यादव जिस कॉन्फिडेंस से लबरेज चाहे संसद में, चाहे मीडिया के सामने, चाहे उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं, वो कॉन्फिडेंस बना रहे। ये चुनौती है और ये उनके लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि वो परसेप्शन की लड़ाई है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये परसेप्शन की लड़ाई उनको 2027 से पहले एक बार फिर जीतनी होगी अगर वो आगे अपनी राजनीति में बढ़ना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पहली बार वो किसी उपचुनाव की तैयारी में इतनी मशक्कत कर रहे हैं। अखिलेश ने सभी 10 सीटों के पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ बैठकें की और लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चेहरों के चयन की कवायद तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी से जुड़े कई फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी इन क्षेत्रों में लगा दिया गया है। पीडीए पंचायत के जरिए समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार बैठकों के दौर में चल रही है। उनका सिलसिला जारी है, लगातार मुलाकात, कार्यकर्ताओं को मनोबल देना। और जाहिर है कि रणभूमि में कोई भी अपना कैसा भी दाव बाकी छोड़ना नहीं चाहता, खास तौर पर 2024 के नतीजों के बाद। और हो भी क्यों ना, सवाल है परसेप्शन का। अखिलेश जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव वाली 7 सीटों पर बढ़त बनाई थी और अगर उपचुनाव में यही मोमेंट बना रहा तो 2027 के लिए दावा मजबूत होगा। लेकिन अगर सीटें घटी, खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर जैसी सीटें खिसकी, तो सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की खिसकती जमीन के तौर पर पेश करेगा। रणभूमि सज चुकी है और रण की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। पर कहते हैं कि सेना कितनी भी भारी हो, हथियार कितने भी कारगर हो, लेकिन लड़ाई में जीत हार का फैसला तो बस सही वक्त पर लिए गए सही फैसलों से ही होता है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट्स के चयन में सही फैसला कर नतीजा बदलता हुआ मान रहे हैं और इसीलिए उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। उम्मीदों का संसार तो सबने अपने सपनों में सजाया है, पर सपने और हकीकत के बीच का फासला बेहद गहरा होता है और ये वक्त तो वैसे भी रणभेरी से पहले अपनी अपनी जीत के दावे करने का और दुश्मनों को ललकारने का है और फिलहाल सब वही कर रहे हैं।